जय हिंद दोस्त, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 का न्यू सिलेबस दोस्त जो है इस पर मैं डिस्कशन करना चाहता हूं, क्योंकि कुछ टॉपिक्स जो हैं वो ऐड भी हुए हैं और कईयों को ये भी नहीं पता कि जो हमारा न्यू सिलेबस है उस हिसाब से जो फर्स्ट टर्म का हमारा एग्जाम होगा उसमें कौन कौन से चैप्टर आएंगे और सेकंड टर्म के अंदर कौन से चैप्टर्स आएंगे। मैं पहले आज की इस वीडियो के अंदर फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स के बारे में बात करने वाला हूं। साथ ही दोस्त मैं बताऊंगा जो न्यू टॉपिक्स उनको मैं थोड़ा डिस्क्राइब भी करूंगा एंड फुल सिलेबस के साथ आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से चैप्टर से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं हमारा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, समकालीन विश्व में राजनीति, जो हमारा फर्स्ट बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वाला भाई। इसके अंदर आपके 3 चैप्टर्स आ रहे हैं। अब वो 3 चैप्टर, सबसे पहला फर्स्ट चैप्टर है कोल्ड वॉर वाला एंड सेकंड चैप्टर है दो ध्रुवीयता का अंत एंड तीसरा चैप्टर जो आपका आ रहा है वो है दोस्तों यूएनओ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन। दोस्तों आपके 3 चैप्टर्स आ रहे हैं। अब आपको इन तीनों चैप्टर को अच्छे से ही तैयारी करना पड़ेगा। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है इन तीनों चैप्टर्स के अंदर, यहाँ पे जो आप एनसीईआरटी बुक देखोगे उसके अंदर तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो आपका ये चैप्टर दिखा रहा हूँ मैं, संयुक्त राष्ट्र संघ और इसके संगठन, इसके जगह आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठन लिखा हुआ मिलेगा। तो चैप्टर का नाम बेशक अलग हो सकता है लेकिन कंटेंट सेम है। दोस्त जो आपका सेकंड बुक है उसके अंदर से भी 3 चैप्टर्स आ रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, यानी कि जो वार्निंग है हमारे इंडिपेंडेंस दोस्त हमको मिली थी उस टाइम, जो 3 हमारे पास चुनौतियाँ थी, वार्निंग्स थी, उसके बारे में आपको चैलेंजेस थी मेन, उसके बारे में आपका पूरा चैप्टर है ये। एंड इसके बाद नियोजित विकास है एंड इसके बाद है भारत की विदेश नीति। ये 3 चैप्टर्स आ रहे हैं सेकंड वाले बुक से। डैट मीन्स 6 चैप्टर आपके फर्स्ट टर्म में आ रहे हैं, जो कि 90 मिनट का एग्जाम होने वाला है। एमसीक्यू तरीके से क्वेश्चन आएगा, तो इसके लिए आपको डीपली थोड़ी स्टडी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि एमसीक्यू आ रहा है तो हम सिर्फ एमसीक्यू पढ़ ले और आप एग्ज़ाम दे दोगे, ऐसा भी नहीं है भाई कि आप पूरे चैप्टर पढ़ लो तो भी आप एमसीक्यू अटैम्प्ट कर लोगे। इसलिए आपको थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग, आपको थोड़ा अप्रोच रखना पड़ेगा। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ मैं आपको क्योंकि जब भी हम एमसीक्यू क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर रहे होते हैं तो चारों में चारों क्वेश्चन ही कहीं ना बोलते हैं यार ये नहीं लगता, चारों ऑप्शन ही ठीक है उसके। तो इस कंडीशन में आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए आपको 2-3 बातों को ध्यान रखना है। उन बातों को मैं आपको पहले बता देता हूँ। जब आप एनसीईआरटी बुक से स्टडी कर रहे हो, सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ना और कुछ भी मत पढ़ना। एनसीईआरटी से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला और एमसीक्यू दोस्तों क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी से ही आएंगे। एक बात और ध्यान रखना, सेकंड टिप्स बता रहा हूँ, जो एनसीईआरटी के जो बॉक्स होते हैं साइड में उनको जरूर कवर कर लेना। एमसीक्यू ज़्यादातर वहीं से बन के आने वाले हैं, क्योंकि नाम सन तमाम तरह की दोस्तों बातें बॉक्स में डाल दी जाती है जो कि एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टर्म के अंदर भी मैप और कार्टून शामिल है। सेकंड टर्म में भी जैसे कि मैप और कार्टून आता है वो सेकंड टर्म में भी आएगा एंड इसमें भी आएगा। ये तो दोस्तों आपको मैंने बता दिया है। एंड यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, जो टर्म आपका 2 होगा यानी कि सेकंड टर्म होगा, उसके अंदर आपके सत्ता के केंद्र, दक्षिण एशिया और समकालीन विश्व और वैश्वीकरण, ये 3 चैप्टर आएंगे आपके फर्स्ट वाली बुक से जो सेकंड टर्म आएगा। ठीक है, यानी कि अगर आप एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो सत्ता के नए केंद्र की जगह आपको सत्ता के वैकल्पिक केंद्र लिखा हुआ मिलेगा, जो कि आपका 4th चैप्टर है। तो बहुत हर सेम, आपको कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर। एंड अगर हम सेकंड वाले बुक पे आए तो भारत में दल और दलीय व्यवस्था, ये सेकंड चैप्टर है सेकंड वाले बुक का। तो लोकतंत्र का पुनरुत्थान है ना, यानी कि उत्थान कैसा हुआ था, उदय कैसा हुआ था, क्योंकि इंदिरा गांधी के इमरजेंसी लगाने के बाद फिर से लोकतंत्र का उदय हुआ, क्योंकि काला दिन के रूप से भी जाना जाता है उसको यार। यानी भारतीय राजनीतिक प्रवृत्तियां और विकास, ये 3 चैप्टर दोस्तों आपके सेकंड वाले बुक से जो कि सेकंड टर्म में आ रहा है। बस एक चीज़ ध्यान रखना आप सबको, भारत में दल और दलीय व्यवस्था का नाम चेंज करके एक दल का प्रभुत्व, दैट मीन्स आपको एनसीईआरटी के अंदर एक दल का प्रभुत्व का दौर लिखा हुआ मिलेगा। एंड जो कि अब जो नाम चेंज हुआ है, जो सिलेबस में आपको दिखाया गया वो है भारत में दल और दलीय व्यवस्था। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। सेकंड टर्म के अंदर भी मैप और कार्टून पूछे जाएंगे। टर्म 1 40 मार्क्स का होगा, टर्म 2 40 मार्क्स का होगा, प्लस जो 10 प्लस जो मार्क्स हैं टर्म फर्स्ट में और टर्म सेकंड में, दोनों ही टर्म के अंदर 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट होगा। टोटल आपके 100 मार्क्स का पूरा दोस्तों पेपर आपका हो जाता है। इस तरीके से कुछ और बातें जो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, सीबीएसई ने लास्ट ईयर 2020 और 21 के टाइम भी कुछ सिलेबस में कमी करी थी, कुछ रिड्यूस किया था दोस्त, वही सेम इस साल भी चल रहा है। कोई चीज़ भी वैसा नहीं है कि सीबीएसई ने कुछ अलग से किया हो। जो पिछले साल उसने कम किया था वही चीज़ उसने इस साल भी
कम कर रखा है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में दिए गए इंडेक्स में चैप्टर्स के नाम को समझने में परेशानी हो सकती है, इसलिए कुछ चैप्टर्स के नाम बदला जा चुका है, इसलिए आपको कोई इशू नहीं होगा क्योंकि मैंने आपको इसमें ही बता दिया है। अब कुछ टॉपिक्स जो है पॉलिटिकल साइंस चैप्टर्स के अंदर वो एड्स किए गए हैं। अब वो चैप्टर कौन कौन से हैं, यानी कि किस किस चैप्टर में क्या क्या ऐड किया गया, मैं पहले आपको ये बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपका सेकंड चैप्टर, जिसके अंदर लोकतांत्रिक क्रांति जनतांत्रिकरण, ये दोस्तों टॉपिक ऐड है। इसके अंदर आपको स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल, दैट मीन्स CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के बारे में वीडियो बना चुका हूँ, जिसके अंदर किस तरीके से सोवियत संघ का विघटन हुआ। तो टोटल 15 स्टेटों ने मिलकर अलग अलग अपना एक कंट्री सा बना लिया, 12 ने मिलकर अपना एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप का नाम था CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। और इस ग्रुप के अंदर जो देश शामिल है उनका एक अपना एक ग्रुप बन के रह गया। 3 अलग हो गए, लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया। इनका दोस्तों अपने रहा, सेंटर में जो निकला था वो निकला आपका रसिया। तो इसके बारे में मैं वीडियोस बना चुका हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्त, पॉलिटिकल साइंस की सारी वीडियो मैं सेक्वेंस में निकाल रहा हूँ। फर्स्ट वीडियो, सेकंड यानी कि फर्स्ट चैप्टर की वीडियो, सेकंड चैप्टर की वीडियो सारी सेक्वेंस में है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहाँ पे आपके जाए प्लेलिस्ट के अंदर, सारी वीडियोस को सेक्वेंस में देखें, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अरब स्प्रिंग क्या है ये भी समझ में आ जाएगा आपको, कि किस तरीके से अरब राष्ट्रों का संघ और भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी, महामारी, तानाशाही के खिलाफ में लोग खड़े हो गए सरकार के अगेंस्ट में, कि सरकार को उखाड़ के फेंकना है। इसको अरब स्प्रिंग के नाम से जाना गया। ब्रिक्स देशों का एक संगठन दोस्तों, BRICS, क्या कहते हैं दोस्तों, BRICS। मैं आपको समझा देता हूँ ऐसे ब्रिक्स टॉपिक भी, ये सारे टॉपिक क्योंकि ऐड हुए हैं, मैं इन सभी टॉपिक पे दोस्तों डीपली वीडियो लेकर आने वाला हूँ। देखो दोस्तों क्या कह रहा हूँ मैं, ब्रिक्स, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, इन देशों का दोस्तों एक ग्रुप है जो कि अपने आपस में इकोनॉमिक लेन देन, पॉलिटिकली एंड सोशल लेन देन की बात करते हैं और ट्रेड को प्रमोट करने की बात करते हैं ताकि आर्थिक विकास किया जा सके। ये दोस्तों टॉपिक ऐड है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाले चैप्टर से, जो कि एनसीईआरटी के अंदर आपको 6 चैप्टर मिलेगा। और इस चैप्टर में दोस्तों जो टॉपिक ऐड किया गया है वो है एक टॉपिक यूनेस्को। अब तक यूनेस्को को इतना डीपली नहीं पढ़ाया जाता था क्योंकि ये दुनिया भर के अंदर जितने भी पुरानी भवन है, स्मारक है, जैसे ताजमहल हो गया, इन सबको ये जैसे कि 7 अजूबे का प्रतीक माना जाता है ताजमहल को। किसने ये घोषित किया, यूनेस्को ने घोषित किया। तो यूनेस्को का डीपली पढ़ाया जा रहा है, यूनिसेफ, WHO और ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों ये चारों टॉपिक को आपको थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा। ये सभी चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना। UNO के टॉपिक में वीडियो चैप्टर पहले समझा चुका हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ दोस्त। पॉलिटिकल साइंस हो या हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स हो या जियोग्राफी, सोशियोलॉजी हो या आपका हिंदी, इंग्लिश, सभी चैप्टर्स की वीडियो दोस्त मैं चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ, आप उनको देख सकते हो। नीचे लिंक की प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। भारत और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, लेबर ऑर्गेनाइजेशन, सुरक्षा परिषद, इसमें विस्तार की आवश्यकता क्या क्या है इसके बारे में बताना है। राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग, नया टॉपिक शामिल किया गया है। एंड संबंध बनाया दोस्तों आपको, इंडिया और अमेरिका के रिलेशन क्या है, इंडिया और रशिया के रिलेशन क्या है, इंडिया एंड इजराइल के रिलेशन क्या है, इंडिया और चाइना के रिलेशन। ये तो दोस्तों इजराइल का जो रिलेशन है ये बस एक टॉपिक नया शामिल हुआ है, बाकी ये टॉपिक रिमेन्स वही वाले हैं जो अक्सर चल हमेशा एनसीईआरटी में है ही है। भारत की परमाणु नीति दोस्तों ये पहले भी था, बट अब भी जो पहले था ये थोड़ा कम था, लेकिन अब इसको अच्छे से समझा कर आपको बताना होगा कि भारत की परमाणु नीति का एक वर्ड में बताऊँ तो भारत कभी भी ये नहीं कहता कि हम परमाणु अटैक कर देंगे। भारत की नीति है कि दोस्त हम पहले कभी अटैक नहीं करेंगे, लेकिन मुझे लगता है ये गलत नीति है। भारत को वो नीति चेंज करनी चाहिए है, यानी कि पहले हम नीति अटैक नहीं करेंगे, कोई हम पे अटैक कर देगा तो हम उस पर अटैक करेंगे। ये गलत नीति है यार, हमें जब भी आभास हो जाए हम उसको निस्तानाबूद कर देंगे, हमारी नीति ये होनी चाहिए। खैर दोस्तों, चाइना इन नीति को अपनाता है। नेक्स्ट दोस्तों जयशंकर प्रसाद संपूर्ण क्रांति, JP आंदोलन बहुत फेमस है, भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाया गया था JP आंदोलन। इमरजेंसी के टाइम पर दोस्तों चलाया गया, जिसने इंदिरा गांधी की नींव तक को हिला दिया था, जिसके कारण से इमरजेंसी लगाना पड़ गया था। JP आंदोलन को अच्छे से समझना है और इस टॉपिक को इसलिए अलग से दिया गया है ताकि इसको आप डीपली अच्छे से मतलब कहते हैं एनालाइज कर पाओ टॉपिक को, ना कि एग्जाम के मोटिव से। टॉपिक को एक समझना हमें कुछ पर्सपेक्टिव भी सिखाता है। एक हमारा एक होता नहीं है कि जब भी हम नज़रिया पॉलिटिक को देखें तो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से हमारे जो अप्रोच है वो भी पॉजिटिव निकल कर है, क्योंकि उस टॉपिक के बारे में हमें पता होना चाहिए। राम मनोहर लोहिया का समाजवाद समझना है हमें, जो कि एशियन और साइंटिफिक सोशलिज्म को एंड इसको जो मार्क्स का सोशलिज्म उससे बिल्कुल हट कर राम मनोहर लोहिया का समाजवाद था। क्या था समाजवादी राम मनोहर लोहिया का, मैं इस पर एक डीपली टॉपिक लेकर आऊँगा, एक अच्छी सी वीडियो धमाकेदार तरीके से। तो दोस्तों ये सारे टॉपिक्स हैं, साथ ही बात करेंगे दीनदयाल उपाध्याय की एकात्मक मानववाद के ऊपर। तो ये सब टॉपिक आपको एनसीईआरटी में मिलेगा नहीं, क्योंकि नया टॉपिक ऐड हुआ पड़ा है, इसलिए इन सब के ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। आप सबका सपोर्ट और प्यार रहा तो प्लीज़ इस वीडियो को सब जगह शेयर करना। एंड क्षेत्रीय आकांक्षाएं, जिसमें कश्मीर की समस्या पढ़ेंगे, NDA 3rd और 4th है, देख लो मोदी जी को पढ़ना है, सिलेबस में डाल दिया गया है। UPA 1st और 2nd तो पढ़ते ही हैं हमेशा, हैं
यानी कि पहले हम मनमोहन सिंह का इतिहास इतना नहीं पढ़ते थे, अब तो मनमोहन सिंह का 2004 से भी 2009 तक पढ़ना है, फिर 2014 और 19 में जो मोदी जी है, मोदी जी के बारे में पढ़ना। तो टॉपिक को ऐड कर दिया गया भाई, अब धमाल मचने वाला है, बड़ा मजा आएगा इसको समझ में। तो दोस्त ये सारे टॉपिक्स ऐड हुए हैं, आप इस वाले पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फटाफट बता देता हूँ, ये देख लीजिए। सबसे पहले आते हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर। फर्स्ट चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आएंगे जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, मैं आपको पहले वो बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर हम देखें तो सभी चैप्टर में से एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको करना है, तो बड़े बड़े क्वेश्चंस का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस करने के लिए आपको 2-3 ट्रिक्स आपको मैं बता देता हूँ दोस्त कि करना क्या होगा। 2 एमसीक्यू क्वेश्चन आप दोस्त कैसे करना, चलिए पहले हम इसकी बात करते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे करोगे आप, क्योंकि मैं चाहता हूँ दोस्तों फुल सिलेबस पे एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आना, जिसके लिए सबसे पहले आपको पूरा चैप्टर पता होना चाहिए। कोई भी बच्चा ये गलती मत करना कि हमें पहले ही फुल सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रहा है तो उसको अटेंड करना स्टार्ट कर दो। नहीं, इससे क्या होगा दोस्तों, आप अपने आप पे डिमोटिवेट हो जाओगे, क्योंकि वो क्वेश्चन आप अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे जब आपको चैप्टर ही नहीं पता। फिर आप वही तुक्का मारोगे, तुक्के वाला दोस्तों काम खराब हो जाता है। सबसे पहले बात, जब भी एमसीक्यू में दोस्तों कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो वो नेम के रूप में होगा, ठीक है, ये सन जैसे आता है ना, जैसे कोई भी सन वगैरह आ गया, किसी को घटना किस टाइम पीरियड में हुई है, बट चांस कम होता है, बट ये पूछ ले जाता है, ठीक है। कोई भी इंसिडेंट, कोई भी घटना के रिगार्डिंग सही गलत पूछा जा सकता है कि ये घटना ये है, उपयुक्त तर्क को टिक कीजिए, है ना। तो दोस्तों इसमें एक सही और गलत भी आ सकता है, ट्रू एंड फॉल्स भी पूछा जा सकता है। ये हो गया दोस्त। तो इस तरीके से क्रम भी लगाना पूछा सकता है, क्रम में लगाए, क्रमानुसार, यानी कि उसको आपको सेक्वेंस में लगाना होगा। एमसीक्यू क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है। साथ ही दोस्त, एंड किसी भी चीज़ की अगर बात करूँ मैं तो व्हाट, वाई, वेयर एंड यानी कि दोस्त मान लो कोई भी पॉलिसी है या कोई भी चीज़ है तो उसके बारे में पूछा जा सकता है, यानी कि वो चीज़ है क्या, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। उसको इम्प्लीमेंट करने का, या कोई भी चीज़ अडोप्ट करने का, या कोई भी एग्रीमेंट करने का रीज़न पूछा जा सकता है, यानी कि वाई पूछा जा सकता है। वो चीज़ कहाँ पर हुई है, जैसे कि ताशकंद समझौता लाल बहादुर शास्त्री के बीच हुआ, पता है ना आपको, तो ये कहाँ पे हुआ। तो ऐसे कैसे चीज़ें भी पूछे जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है पॉलिटिकल साइंस के अंदर। जैसे कि मैं आपसे पूछता हूँ कि नाटो की फुल फॉर्म बताओ, है तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे सीटो के बताओ या सेंटो के बताओ या आसियान के बताओ, है ना, ब्रिक्स के बताओ, तो तमाम फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो इन सभी चीज़ों को आपको ग्रैप करके चलना पड़ेगा। जैसे आंसर आए, आपको क्वेश्चन दिखे, फटाफट आंसर पेज मारो। तो एमसीक्यू आपको, जैसे आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो कोशिश करो एमसीक्यू खुद बनाने की कोशिश करो। जैसे कि मान लो दोस्तों मैंने एक लाइन पढ़ी, तो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन पढ़ी, तो इन पूरे लाइन के अंदर एक ऐसा वर्ड आ जाएगा जो कि एक क्वेश्चन रूप में पूछा जा सकता है, और ये आपको बेहतर तरीके से पता होना चाहिए। मैं अगर आपको सब कुछ पहले ही करवा दूंगा तो दोस्तों आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बन पाओगे, क्योंकि कहते नहीं थे दोस्तों विवेकानंद जी, है कि किसी को या दोस्तों तमाम ही, चाहे मुंशी प्रेमचंद जी को देख लो, सबका एक ही चीज़ कहना था, उसको तरीका बताने से अच्छा है मैं यही कि उसको, मतलब कि वो साधन जो है ना वो खुद मत पहुंचा उसके पास, वरना वो कुछ नहीं कर पाएगा। उसको तरीका बता दो ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट भी बन पाए। अगर मैं आपको सब कुछ बता दूंगा तो दिक्कत हो गई है। स्टार्टिंग में बस 2-3 काम दे के जा रहा हूँ, इन सब चीज़ के बारे में पता करना। अगर आप रीडिंग कर रहे हो तो राइटिंग करना स्टार्ट कर देना, डिस्कशन आपका भाई खुद का आपसे कर लेगा। डैट मीन्स RWD कहते हैं इसको। सबसे पहले दोस्तों राइटिंग करना, यानी कि रीडिंग करना, देन फिर राइटिंग करना, उसको लिख कर देखना, है ना, एमसीक्यू को तरीके से बनाना, देन उसको डिस्कस करना ताकि आप उसको कहीं भूलो ना। तो RWD का फॉर्मूला आपको अपनाना है। जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस का आपको बता रहा हूँ, सेम उसी तरीके से हिस्ट्री का भी बता दूंगा सिलेबस, और किस तरीके से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एमसीक्यू ही क्वेश्चन दोस्तों आपको करना है, और एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे आएंगे, किस तरीके से आएंगे, ये सब आप खुद ही बनाओगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, खुद आपको बनाना है। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, सैम्पल पेपर्स, एंड दोस्त जो मैं खुद एमसीक्यू क्वेश्चन बनाऊंगा, जो कि 100% कह रहा हूँ, 90% क्वेश्चन सेम उसमें से आएंगे, ये गारंटी मैं लेता हूँ दोस्त। ये क्वेश्चंस मैं सारे आपको इस चैनल पे ही करवाऊंगा। नए हो तो सब्सक्राइब करना, पुराने हो तो बेल आइकन ऑन करना, अपने सभी दोस्तों पे शेयर करना। इस वीडियो के अंदर दोस्त जो आपको मैंने बताया वो बेसिक जानकारी है, लेकिन काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि जब रास्ता नहीं पता होता तो रास्ता अक्सर भटक जाया करते हैं लोग, और इस भटकने की वजह से
फेल हो जाते हैं, फिर आओगे यानी उसके अंदर धक्के खाने के लिए। तो मैं चाहता नहीं ऐसा यार, ठीक है। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है आप सभी को। एंड एक बात और आपसे मैं अंत में कहना चाहता हूँ कि MCQ क्वेश्चन बनाने की थोड़ी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो यार। अगर MCQ क्वेश्चन आप बना भी पाओगे तो बनाते टाइम में आपको ये पता चल जाएगा कि टीचर पूछना क्या चाहता है और आप उसका आंसर दे भी पाओगे। विश्वास नहीं होता तो स्टार्ट करके देखो। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।